दिव्य हिमाचल टीवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल अग्निहोत्री पेश हूं आज का कार्यक्रम लेकर। हम पहाड़ी, हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं संजय अवस्थी जी। आज का जो विषय है वो बहुत मौजूद है, एक तरह से बहुत रेलेवेंट इशू है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति जी, कितनी वैक्सीन लग चुकी है, और जो हमारा फोकस रहने वाला है आज के कार्यक्रम का वो है जैसे 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन मिलनी है। तो इसमें हमारे क्या हालात हैं, हम किन परिस्थितियों में हैं इस वक्त, किस मोड पर हैं वैक्सीनेशन के, इन्हीं सब मुद्दों पर हमारा कार्यक्रम केंद्रित रहने वाला है। अवस्थी जी, और कार्यक्रम का शुरुआत में मैं आपसे पूछूं कि हिमाचल में वैक्सीनेशन की वर्तमान स्थिति क्या है। हिमाचल में जब से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक लगभग 16,65,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 16,65,000 मतलब अमूमन हम ये मान के चलते हैं कि हिमाचल की जनसंख्या लगभग 70 लाख है। हाँ, है ना, क्योंकि सेंसस तो 2021 का हो नहीं पा रहा है, तो हाँ 1/4 के आसपास हम वैक्सीनेशन उसमें देखने वाली बात है कि कोई भी वैक्सीन तभी प्रभावी है जब उसकी दूसरी डोज लग गई हो। तो अभी तक जो फर्स्ट डोज है वो 13,15,000 लोगों को लगी है। 13,15,000 जी। और दूसरी डोज जो है वो लगी है 1,16,000 लोगों को। 1,16,000 मतलब 1,16,000 जो लोग हैं वही हम समझते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 1,16,000 जो लोग हैं वो कोरोना को मात करने में लगभग सक्षम हो रहे हैं, या 5-7 दिन उन तक आएगा तो वो चेन को तोड़ने की स्थिति में आ जाएंगे। इसमें आंकड़े हैं आपके जिला? बिल्कुल है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत। बिलासपुर में 1,10,000 लोगों को अब तक वैक्सीन लग गई है। या पहली और दूसरी दोनों, या पहली या दूसरी? बिल्कुल, कुल मिला के। चंबा में 1,04,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हमीरपुर में 1,50,000 लोगों को लग चुकी है। कांगड़ा में 3,44,000 लोगों को कल तक वैक्सीन लग गई थी। किन्नौर में 28,000 लोगों को लगी है। कुल्लू में 1,01,000 के आसपास लगी है। लाहौल स्पीति में 9,900 कुछ लोगों को लगी है वैक्सीन। लाहौल स्पीति में बिल्कुल, आज मेरे ख्याल 10,000 सबसे कम आंकड़ा शायद जी, आज 10,000 के आसपास हो जाएगा उनका आंकड़ा। मंडी में 2,67,000 के आसपास लगी है। शिमला में 2,10,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सिरमौर में 89,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सोलन में 1,13,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और ऊना में 1,39,000 लोगों को कल तक वैक्सीन लग चुकी है। सिरमौर में अपने 79,000 ऐसा लग रहा है। जो आपने आंकड़े अवस्थी जी हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत किए कि जनसंख्या के अनुपात में ही वैक्सीनेशन हो रही है। जिस जगह जितनी जनसंख्या होती है, सिर्फ सिरमौर में मुझे लग रहा है हम थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। थोड़ा सा जनसंख्या कंपैरेटिवली चलो बाकी जिलों से कम भी। हाँ, पर शायद इसका, लेकिन हम ये मान के चले कि जनसंख्या के अनुपात में ये हमारा ड्राइव जो है ठीक चला हुआ है अभी तक का। कांगड़ा टॉप पे है। कांगड़ा टॉप पे, हाँ, सबसे बड़ा जिला भी है जनसंख्या के हिसाब से। शिमला की और मंडी जो है वो उसके बाद आते हैं। केंद्र से अवस्थी जी हमें अब तक कितनी वैक्सीन डोज मिल चुकी है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 16 लाख, लगभग 16.5 लाख हम लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। और 19,19,710 डोजेज जो थी वो अब तक केंद्र से हमें मिली है। और उसमें से 16.5 लाख हमने उसका उपयोग कर लिया है। लगभग 2.5 लाख डोज ही बाकी बचती है। मतलब हमारे पास जिस तरह से ड्राइव चला हुआ है तो कुछ ही दिन की बचती है, अगर नई सप्लाई का इंतजार है। लेकिन अभी तक जो हमारा है वो उसमें इतना वैक्सीनेट हुआ है हमें, और मांग के अनुसार हमें अभी 19 लाख के लगभग डोजेस मिली और 16 लाख प्लस हमने लगा दी। चलिए, इसी इशू को हम आगे बढ़ाने से पहले मुझे वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है बिलासपुर में ये जानते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बिलासपुर अश्विनी पंडित से वो लाइन पे हैं। अश्विनी पंडित, क्या स्थिति है बिलासपुर में वैक्सीनेशन को लेकर? जी सर, बिलासपुर जिला में वैक्सीनेशन की बात करें तो 45 साल से ऊपर के लोगों को 46,118 लोग टीकाकरण करवा चुके हैं। और इसके अलावा 60 साल से ऊपर के लोगों को 50,210 जो लोग हैं इसमें कवर हो चुके हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में यह टीका जो है निःशुल्क लगाया जा रहा है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपये लिए जा रहे हैं। और वैक्सीनेशन की एक डोज लगवाने के बाद 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगाई जा रही है। जी पंडित जी, बहुत बढ़िया जानकारी। ख्याल रखें अपना जी। तो अभी बिलासपुर से जो हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन पे, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि सरकार का एक प्लान है
विभाग उसमें सभी साथ मिले हुए हैं और वो साथ में लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, तो उस तरह से लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। हाँ, हालांकि शुरू में ऐसा लगता था कि कुछ लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि लोग खुद तैयार हैं। जो दूसरी ड्राइव आई है, शायद ये दूसरी वेव जो चली हुई है, शायद उसके बाद लोग सेल्फ मोटिवेट हुए हैं हल्के से इसको लेके। अच्छा, इसमें अवस्थी जी 45 साल से ऊपर के हिमाचल में कितने लोग हैं? 45 साल से ऊपर के। जी। अभी तो 18 से 45 लगभग 25 लाख के आसपास के लोग हैं जिनको वैक्सीन है, क्योंकि हम उनमें तो सभी पात्र हैं, जो एलर्जिक हैं, 45 से ऊपर जितने भी हैं, आपने लगभग 25 लाख लगभग 25 लाख लोग हैं जिन्हें कि ये टीका लगना है ना जी। और अच्छा, ये है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को और जो जिनकी उम्र 45 से कम है उनको पहले से इंजेक्शन लगेगा। तो इसमें आप क्या फिगर है आपका कि कितने नए लोग जो हैं वो जुड़ जाएंगे जिनको लगना है? लगभग 30 से 31 लाख नए लोग जुड़ रहे हैं इसमें हिमाचल में, जो युवा हमारे हैं, मतलब जो एडल्ट्स हैं, सभी एडल्ट्स 18 से 45 के बीच में, हाँ जी, सभी वयस्क लोग जो हैं हिमाचल के वो इसमें शामिल होते हैं। हाँ, तो मतलब हमारा फिगर क्लियर है। हम मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है हिमाचल को कि हमें कितने लोगों को लगाना है और हमारी क्या मांग रहेगी, क्योंकि ये सारा एक तरह से हमें पता है कि पहली डोज के बाद 42 दिन बाद दूसरी डोज लगनी है। आप तो ये डिसाइड ही कर लिया सरकार की तरफ से, है ना जी। हाँ, ठीक है, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले नाहन से हमारे सिरमौर ब्यूरो चीफ हैं हमारे साथ सूरत पुंडीर जी। सूरत पुंडीर, जरा बताएं सिरमौर जिला की क्या स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर? नमस्कार अभिनेत्री जी, मैं सूरत पुंडीर सिरमौर जिला की कोविड की स्थिति को लेकर आप लोगों को आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सिरमौर जिला में कोविड की स्थिति बेहद ही चिंताजनक हो चुकी है। जिला सिरमौर में पिछले करीब 20 दिनों में करीब 1200 से 1400 के बीच कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट आ चुके हैं, जो सिरमौर जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए चिंता की खबर है। यही कारण है कि सिरमौर जिला में प्रदेश सरकार ने जो हिमाचल के 4 जिला में कर्फ्यू लगाया गया है, रात्रि कर्फ्यू, सिरमौर जिला भी उसमें शामिल है। सिरमौर जिला में भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। सिरमौर जिला में अभिनेत्री जी, यदि मैं कोरोना को लेकर अपडेट की बात करूं तो सिरमौर जिला में अभी तक 1,13,570 लोगों के कोरोना को लेकर टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 6,756 लोग ऐसे हैं जो अभी तक कोरोना पॉजिटिव आए हैं। सिरमौर जिला में अभी तक जो कोविशील्ड के टीकाकरण की जो रफ्तार है वो काफ़ी बेहतर है और सिरमौर जिला में जो पहली डोज लगी है जिला सिरमौर में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों में, वो 73,402 लोगों को कोविशील्ड का पहला टीका और पहली डोज लग चुकी है, जबकि जो दूसरी डोज है अभी तक वो 14,532 लोगों को सिरमौर जिला में लगाई जा चुकी है। यही नहीं, टोटल जो पहली और दूसरी डोज की यदि सिरमौर जिला की बात की जाए तो सिरमौर जिला में पहली और दूसरी डोज का कुल मिलाकर 87,934 लोगों को जिला सिरमौर में लगाई जाए। तो सिरमौर जिला में अभिनेत्री जी कोरोना को लेकर बेहद ही चिंताजनक स्थिति है और उपायुक्त सिरमौर अभी चंद मिनट पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि सिरमौर जिला में कोरोना को लेकर यही स्थिति रही तो 2 दिन का साप्ताहिक कंप्लीट लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त सिरमौर तमाम जिला के जो एसडीएम है उनसे फीडबैक ले रहे हैं और इस बात की छानबीन की जा रही है कि जो लोग डेली कमाकर डेली खाते हैं उन लोगों की पहले पैकेड फूड की व्यवस्था 2 दिनों के लिए की जाए, उसके बाद ही 2 दिनों के कंप्लीट लॉकडाउन पर विचार किया जा सकता है। अग्निहोत्री जी, धन्यवाद सूरत मुंडीर ने अभी आंकड़े रखे सिरमौर, वही जिस तरह से हम पहले चर्चा कर रहे हैं, हर जिला में अपने हिसाब से कंपैरेटिवली कम है। हाँ, लेकिन हाँ, थोड़ा सा कम है। शायद कई वजह हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी होती हैं। चलो, मतलब पर प्रदेश साथ ही चलेगा, शायद इस पे भी सरकार का और व्यवस्था का ध्यान जाएगा हमारे कार्यक्रम में ये बात उठने के बाद, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। 18 साल से ऊपर के सब लोग जब पात्र बन जाएंगे, पहले से ही 45 साल से ऊपर के लोगों को लग रही है, 18 साल के भी, मतलब हिमाचल के सभी वयस्क जब लाइन में लग रहे हैं आगे से, तो क्या हमारी व्यवस्था वैक्सीन लगाने के लिए, हमारा सिस्टम पूरी तरह तैयार है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, सिस्टम कागजों में तो तैयार है, ग्राउंड रियलिटी कुछ बिल्कुल अलग है। अच्छा, जो दावे किए जा रहे हैं या जो हमारे सामने चीजें हैं आम जनता के सामने, क्योंकि हम आम जनता की ही भावना पे आधार पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पास दिनचर्या के लिए जो रूटीन के जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको निपटाने के लिए तो हो सकता है स्टाफ पर्याप्त हो, हालांकि वो भी कम है जैसा माना जाता है, क्योंकि नई वर्कफोर्स इसमें आई नहीं है। और जैसे आपके ये हेल्थ वर्कर्स हैं या दूसरे हैं, पैरामेडिकल्स हैं, उनको डाइंग कैडर के रूप में गिन रहे हैं, उनके जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं। तो अभी हम इस सिस्टम जो है वो कागजों में तो दिख रहा है कि हेल्थ सेंटर हैं, PHC
पीएचसीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ वैक्सीनेशन हो रही हैं, पर वैक्सीनेट करने वाले कितने लोग हैं वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लगभग 2600-2700 के आसपास है ऐसे लोग जो वैक्सीनेशन में मास्टर हैं। अच्छा, यहाँ मैं अपने दर्शकों के लिए एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। इंजेक्शन और वैक्सीनेशन दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत अंतर है। इंजेक्शन कोई भी लगा सकता है, वैक्सीन लगाने के लिए स्पेसिफाइड लोग ही चाहिए जो क्वालिफाइड है, वही लोग वैक्सीन लगा सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि जो भी इंजेक्शन लगा लेगा वो वैक्सीन भी लगा। हर स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन लगा ले, ये संभव नहीं है। इसके लिए डॉक्टर्स तक के लिए भी शायद वो चुनौतीपूर्ण है, और डॉक्टर तो शायद वैसे भी इंजेक्शन लगाने में बहुत कम इंजेक्शन डॉक्टर नहीं लगाते हैं, पर वैक्सीन जो है वो इंजेक्शन नहीं है जी। जैसे कि इनका फॉर्मूला अलग है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इनका काम अलग है वैसे इनको लगाने वाले भी अलग लोग हैं। बिल्कुल, वैक्सीन लगाने वाला तो इंजेक्शन भी लगा लेगा, लेकिन इंजेक्शन लगाने वाला वैक्सीन भी लगा ले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अधिकृत लोग ही लगा पाएंगे जिनको स्पेशल ट्रेनिंग है, जो वैक्सीन को समझते हैं। वो बहुत कम लोग हैं हमारे। अच्छा, कितने लोग बताए आपने? लगभग 2700 के आसपास। 2700 के आसपास हैं, तो मतलब इन 2700 लोगों को ही लगभग 50 लाख हिमाचलियों को या 50-55 लाख हिमाचलियों को वैक्सीनेट करना है। 2700 लोगों ने, देखिए बहुत बड़ा योगदान है इस जो वर्ग है ये स्वास्थ्य विभाग का, है ना, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज बताएं जी, वैक्सीनेशन सेंटर्स पे पहले ही लाइंस लग रही हैं हमारे, आगे क्या होगा? आगे हालात मुझे नहीं लगता कि इतने सुखद रहने वाले हैं। जब ये पूरे जो युवा जो हमेशा सरकार के लिए चुनौती बनते हैं, जब किसी भी रूप में चुनौती बनते हैं एक तरह, क्योंकि उत्साह से लबरेज हैं। चुनौती तो बनते हैं, चुनौती बनते, सरकारें बदलते भी हैं, सरकारें बनाते भी हैं। मैं यही कहने वाला था कि चुनौती तब बन जाएंगे ये अगर इनको ठीक से संभाला नहीं गया। और यही जो अब 18 साल से ऊपर के लोग हैं, अब तक तो आपने बूढ़े लाइनों में लगाए हुए थे, बूढ़ों को आप बोल देते वहाँ बैठ जाओ, बैठ भी जाते थे। ये युवा वर्ग है, इसको काम भी करना है, इसके पास इतना समय नहीं है कि वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन में लगे, सारा दिन वहाँ वैक्सीन इंतजार करें और शाम को 5 बजे ये बोला जाए कि वैक्सीन अब बची नहीं है। तो ये सरकार के लिए बहुत चुनौती है, क्योंकि ये लोग सामान्य हालात नहीं रखने वाले हैं। इनको अगर आपको खुश रखना है तो आपको वहां संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। शायद ये नीति बनाने वालों ने सोचा होगा, क्योंकि ऐसा भी कर सकते थे कि 35 से 45 तक को ऐड कर। क्या होगा, आप वैक्सीन की स्थिति पहले देख रहे हैं, उसमें हम आगे चर्चा करने वाले हैं, वैक्सीन की स्थिति पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये पॉइंट आपने बहुत बढ़िया किया कि युवा खून जिस पे हम भरोसा करते रहे हैं, हमने वर्ल्ड वाइड ये कहा है कि हम सबसे युवा देश है, 65% से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे युवा हैं। अब इन युवाओं को आपने इनवाइट कर लिया है ना, 45 प्लस के लोगों को तो समझाया जा सकता है कि आप आए हैं, वैक्सीन खत्म हो गई या नहीं पहुंची है, इनको थोड़ा सा आपको और ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 60 साल या उससे ऊपर हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके पास घर में शायद काम कम है, और ये जो नीचे वाली फोर्स है इसके पास तो बहुत ज्यादा काम है। मतलब ये पढ़ भी रहे हैं, ये जॉब भी कर रहे हैं, ये घर परिवार भी संभाल रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज सब है ना, कॉलेज जा रहे हैं। मतलब हाँ, वैसे छुट्टियां हैं, पर चलिए स्कूल तो क्या, कॉलेज में ऑनलाइन स्टडी तो चली है। हाँ चलिए, मतलब इनको मैनेज करना पड़ेगा सरकार को। मुझे उम्मीद है, हमें लगता है कि युवा इस चीज़ को समझेंगे, तो मतलब एक एजिटेशन मोड पे ना जाएं, संकट का समय है ऐसा लगता है। अच्छा, यहाँ पे हम कुल्लू से हमारी ब्यूरो चीफ शालिनी राय भारद्वाज हमारे साथ लाइन पे हैं। इनसे कुल्लू के बारे में हमारा देखिए टूरिज्म का एक हब है कुल्लू, है ना, कुल्लू मनाली सारों, तो बात कर लेते हैं हम शालिनी राय भारद्वाज से। शालिनी, आपके कुल्लू जिला में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? जी अग्निहोत्री जी, जिला कुल्लू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 100 बिस्तर का जो कोविड अस्पताल है वह पहले तैयार किया गया था। वहीं अब जो है इस अस्पताल को जो अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि अब इसे जो है 200 बिस्तर का जो अस्पताल है वह तैयार किया जा रहा है। आज हमने जो है कुल्लू के जो CMO है डॉक्टर सुशील चंद्र शर्मा, उनसे काफ़ी विस्तार में बात की, पूरी जानकारी हमने उनसे हासिल की। 4,70,000 से अधिक जो जिला कुल्लू की आबादी है, जिसमें अभी तक कुल्लू जिला की हम बात करें तो 90,000 से अधिक लोग जो हैं पहली जो डोज है वैक्सीन की वह लगा चुके हैं, जहां पर दूसरी जो डोज है वह भी 15,000 के करीब जो है लोगों ने कवर की है। वहीं जिला लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो जिला लाहौल स्पीति में भी जो है 9,826 लोग जो है लोगों को जो है वैक्सीनेशन जो है पूरी तरह से लग चुका है, और सेकंड डोज की जो प्रक्रिया है वह भी चल पड़ी है, उसमें भी 2,2500 लोगों को जो है कवर किया जा चुका है। वहाँ ये सारी जो जानकारी है लाहौल स्पीति की, जो वहाँ के CMO है डॉक्टर पलजोर, उनसे हमने ली है। उन्होंने भी हालांकि सब लोगों से ये निवेदन किया है कि लोग जो है अब जो 18 से 44 वर्ष के लोगों की
को जो वैक्सीनेशन लगनी है वह भी जो है अब अपने जो पंजीकरण है उसे करवा लें ऑनलाइन। लेकिन अभी 1 मई से जो है डोज जो फिलहाल जो बताया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से वह अभी नहीं लगेंगे। लोग जो है जल्दी, हालांकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि साइट नहीं चल रही है, जिस पोर्टल पे वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे पंजीकरण नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक साथ बहुत से लोग भी कर रहे हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही होगी। लेकिन जो आरोग्य सेतु ऐप है उस पर जो है आसानी से जो है लोग अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। वहीं अगर हम कुल्लू जिला की बात करें, यहाँ पर प्रशासन द्वारा जो है व्यवस्था भी अलग से एक बार फिर की जा रही है पंजीकरण को लेकर। पिछले दिनों जो है एसडीएम कुल्लू से हमारी बात हुई थी, उन्होंने जानकारी जो पिछले कल हमें ये दी है कि अब नगर परिषद जो है इसमें अपनी एक अहम भूमिका निभाएगा। सभी जो शहर के जो 11 वार्ड है वहाँ पे हर वार्ड में जो है लोगों की सुविधा के लिए जो है एक अलग से जो है कक्ष रहेगा जहाँ पे लोग जो है आके अपना पंजीकरण आसानी से करवा सकते हैं। और युवाओं को जो 18 से 44 वर्ष के जो युवा हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, वे अपना पंजीकरण करवा दें। उनको जो प्रॉपर मैसेज है वो आ जाएगा कि कब से जो है उनको वैक्सीन लगनी जो है शुरू हो जाएगी। जी शालिनी, बहुत अच्छी जानकारी, ख्याल रखें अपना। तो जी कुल्लू में वही जैसे हम चर्चा किए जा रहे हैं, जिला में जो अब तक जो है वो ठीक चला हुआ है। अनुपात में जो हमने डिसाइड, सरकार ने जो डिसाइड किया उसमें लोग भी सहयोग कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी प्रयास हो रहे हैं और जो वर्कर्स लगे हैं वो भी अपना बहुत बढ़िया वो दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, कोविड के कारण स्वास्थ्य विभाग के बहुत से कर्मचारी, डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, ये सब कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं जी, इनमें जुटे हुए हैं। इनको बहुत सारा चैलेंज बढ़ने जा रहा है। बाहर तो बुरी हालत है, हिमाचल ऐसी स्थिति में ना पहुंचे तो बहुत जल्दी वो बिजी हैं। डॉक्टर्स पे बहुत प्रेशर है, पैरामेडिकल्स पे बहुत प्रेशर है। बहुत सारी स्टोरीज हमारे सामने आ रही हैं। सुबह पीपीई किट डालेंगे बेचारे, शाम को रात तक उसमें पसीने से भीगे होते हैं, तो बहुत पहले ही ओवरबर्डन है। अब ये वैक्सीनेशन पे एक नया चैलेंज सामने आ गया है, तो इसको क्या हमें लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये स्टाफ कहाँ से आएगा? देखिए, स्टाफ तो इस वक्त है, ज़रूरत है उसको मोबिलाइज करने की। और बड़ी बात है कि क्या वो वैक्सीनेशन में हमारी मदद कर सकते हैं, किस तरह से मदद कर सकते हैं? जैसे अभी 1-2 दिन से हलचल मची है कि जितना भी ये स्कूल के टीचर्स हैं, स्कूल कॉलेज के टीचर्स हैं, इनको वैक्सीनेशन के अंदर में इनकी ड्यूटी लगेगी। तो वैक्सीनेशन के अंदर में इनकी ड्यूटी लगेगी, इनका काम क्या होगा, पहली बात है। और ये क्या इतने परफेक्ट हैं कि वहाँ वैक्सीनेशन केंद्र में जाकर वैक्सीन लगवाने में मदद कर पाएंगे? एक मैं और ये जनभावना है। देखिए जी, हमारे पास, हम जैसे हमने कहा है कि हिमाचली विमर्श पर आधारित कार्यक्रम है, हम अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहे हैं, हम जो हिमाचल की जनता कहती है हमारे पास फीडबैक आती है। टीचर्स की तरफ से एक सवाल उठ रहा है और आम जनता की तरफ से, आप टीचर्स की ड्यूटी लगा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स में, वो बहुत प्रोन एरिया है। आपने कोरोना वॉरियर नहीं बनाया उनको, आपने आज तक किसी को प्राथमिकता में नहीं है, आज तक किसी टीचर को आप टीचर होने के नजरिए से वैक्सीनेट नहीं किया। 2 डोजेस नहीं लगेंगे, अभी पहली भी नहीं लगी है बहुत से टीचर्स को, क्योंकि जो 45 से नीचे उनको कहाँ डोज वॉलंटरी जिसने लगवा ली है वो है। मतलब 45 प्लस का जिसको भी लगा उसने लगवा ली होगी। लेकिन जो 45 से नीचे के टीचर्स हैं, आप उनको कोरोना सेंटर्स पे खड़ा कर देंगे जाके, दैट इज वैक्सीनेशन सेंटर्स पे। वहाँ पे देखिए, हर आदमी अपनी रिपोर्ट लेके नहीं आता है कि मुझे कोरोना नहीं है। ऐसे लोग भी पहुँच सकते हैं वहाँ पे जो कहीं भगवान न करे इन्फेक्टेड हो। तो आपने उन लोगों को दवाई नहीं दी है, उन लोगों को आपने वैक्सीनेट नहीं किया टीचर्स को, लेकिन आप उनकी ड्यूटी लगाने जा रहे हैं। अगर आपको पता था कि हमें इनकी ड्यूटी की सेवाएं लेनी पड़ती है, कभी जनसंख्या में, कभी पशुगणना में, कभी किसी और काम में टीचर्स की ड्यूटी ली जाए, बहुत बड़ा विभाग है, सरकार को लेनी भी पड़ती है और वो विलिंगली देते भी हैं। टीचर्स ने कभी मना नहीं किया है, शुरू से हम देखते आए। पर जब ऐसा था कि ऐसी संभावना थी, आशंका थी कि टीचर्स को काम में झोंकना पड़ सकता है, तो उससे पहले वैक्सीनेशन तक उनको लगा चुके होते आप, फिर आप उनको फील्ड में छोड़ने के लिए बिल्कुल, और उनको पता होता कि आपने काम पे जाना है पैरामेडिकल्स की तरह, इसलिए आपकी 2 डोज। फिर इसके अलावा भी सरकार शायद कुछ और भी है, अब 50% ही प्रेजेंस सरकार सरकारी दफ्तरों में रख रही है। जी, तो वहाँ से भी उनको लिया जा सकता था। और मुझे लग रहा है कि टीचर्स मना भी नहीं करेंगे इस चीज को, आसपास के हेल्थ सेंटर्स में वो जा सकते, लेकिन आपने वैक्सीनेट क्यों नहीं किया? और हर गांव टीचर से कोरोना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो शायद नीतियां बनाने में भी हमारे कुछ लैप्सेस हैं सरकारी स्तर पर, जिनको डील किया जाना चाहिए। आगे इनको देखा जाना चाहिए कि अब ये एक बड़ा प्रश्न है, इससे कैसे निपटती है सरकार, कोई न कोई हल निकल आएगा, ऐसा हम मानते हैं। इसके साथ ही जी, क्या जैसे वैक्सीन की बात है, कल स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया कि हमने हमारे इतने लाख जो हैं वो युवा 18 से 44 साल तक के जुड़ रहे हैं, तो हमने इतनी डोजेस
मांगी हैं केंद्र से। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बात कही है कि जो वैक्सीन किसी सेंटर पे, जो वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पे वैक्सीन लगाने की, जब वहाँ पे ला पाने की, दैट इज किनको वैक्सीन लगनी है वो इस चीज़ पे निर्भर करेगा कि वैक्सीन की आपूर्ति क्या है, दैट इज पहुँची है कि नहीं पहुँची है, कितनी पहुँची है। यही तो एक जो प्रश्न है, यही जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था है या कुव्यवस्था है जो सरकार के लिए भी चुनौती बनी हुई है और जो लोग धूप में इस वक्त परेशान हो रहे हैं उनके लिए भी। हाँ, जो वैक्सीन लगाने जाएंगे मतलब उनको पक्का पता नहीं होगा कि आज लगवा के कोई गारंटी नहीं है कि आप वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में गए, हॉस्पिटल में गए और आपको वैक्सीन मिल जाएगी, वैक्सीनेशन हो जाएगी। लोग 6-6, 8-8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शाम को खाली हाथ लौट रहे हैं, उनकी वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। अब स्वास्थ्य मंत्री महोदय किस रेफरेंस में ये बात कर रहे हैं वो देखने वाली बात है। हमारे पास कोई वैक्सीन की आपूर्ति इतनी बढ़िया भी नहीं है कि हम जितनी वहाँ एक पीएचसी में, एक स्वास्थ्य केंद्र में, एक हॉस्पिटल में डिमांड है उसको हम पूरा कर पा रहे हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट्स है वो तो ये है कि शाम को बड़ी बड़ी संख्या में लोग वापस लौट रहे हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। जहाँ तक ये अगली जो एक नई वर्कफोर्स आप वहाँ पहुँचाने जा रहे हैं, युवा वर्ग है, वो आपके लिए चुनौती है। उसकी वैक्सीन के लिए आपकी तैयारी कितनी है। वहां से दिल्ली से तो घोषणा हो गई कि उनकी 1 मई से उनकी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी, पर आप देखिए पिछले कल ही उससे रिलेटेड जो हमारा पोर्टल था वो हब गया था, वो क्रैश हो गया था। इतना बड़ा देश है, हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो विदेशों में जाके नाम चमका सिलिकॉन वैली इंडियंस की वजह से चलती है। और हमारा कोई भी बड़ा जो इस तरह का पोर्टल है वो हर तीसरे दिन क्रैश कर जाता है। तो हमारी तैयारी कितनी है, सरकार को यह भी देखना है ना। सरकार उसी ढर्रे पे चलना चाह रही है कि पब्लिक में घोषणा कर दी कि इस ऐप पे जाइए, इस पोर्टल पे जाइए, वहाँ अपने आप को रजिस्टर करिए। जब बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं या जो भी युवा करना चाह रहा है तो वो तो बंद पड़ा हुआ है जी। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, ये कहा गया है सरकार की तरफ से कि आपको प्रॉपर प्रायर रजिस्ट्रेशन के बाद ही बुलाया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको जिस दिन बुलाया गया उस दिन वैक्सीन लग ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए पहले से आपको वैक्सीनेशन का ड्राइव ये शुरू करना है युवा वर्ग के लिए। जो हमारे पास रिपोर्ट है, हिमाचल सरकार ने 72 लाख नए डोजेस मांगी हैं। अब इसमें देखिए केंद्र सरकार ने भी एक गेम की है। अब ये जो युवा वर्ग है इसकी जो वैक्सीनेशन है वो उसका खर्चा जो है वो राज्य सरकारों को उठाना है। तो हिमाचल सरकार ने भी सीरम इंस्टीट्यूट को कल 72 लाख डोजेज का ऑर्डर दिया है। तो सीरम ने 4 हफ्ते का कम से कम समय मांगा है। 4 हफ्ते का कम से कम समय मांगने का कि पहली खेप आएगी वो 4 हफ्ते बाद। कोई 72 लाख डोजेज या सारी डोजेज जो सरकार ने मांगी है वो 4 हफ्ते बाद नहीं आ जाएंगी। अब कितनी खेप आएगी, क्योंकि उसको सिर्फ हिमाचल ही नहीं देखना छोटा सा से, हिमाचल उसके बाद सबके सब हिमाचल का जितना कोटा बनता होगा उनके अनुसार, उनकी मांग के हिसाब से वो देंगे। अच्छा, इसमें शायद ये भी है कि जो कोटा मिलना है जी, शायद ये होने वाला है कि जनरल कोटा नहीं होगी, दवाई आती है जो उपलब्ध है वो सबको लगा दीजिए। सुनने में ये भी आया है, जैसे आज की ही एक तरह से मीडिया में खबर चली हुई है कि ये जो 18 से 44 साल के लोग हैं इनको लगेगी एक स्पेसिफिक शॉट लगेगा, स्पेसिफिक मेडिसिन का। और ऐसे भी चांसेस हैं कि वो कोविशील्ड या कोवैक्सीन ना होके स्पुतनिक वी हो सकती है रशियन जो है। रशियंस इसलिए क्योंकि कल या परसों तक सरकार के पास ये नहीं था, क्योंकि हमारे देखिए 4 करोड़ की उत्पादन का क्षमता है, लेकिन 35 लाख की स्पीड से हम लगा रहे हैं, हमें 7 करोड़ डोजेज चाहिए पर मंथ। अब ये नए लोग भी जुड़ रहे हैं तो बाहर से ही वैक्सीन मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जोर लगा के भी हमारे जो अपने घर पे है वो नहीं 25 लाख डोजेज पर डे हम तैयार कर पा रहे हैं। तो रशिया ने कमिट किया है इंडिया के साथ ही नया समझौता कि 12.5 करोड़ वायल्स पहली तिमाही में आप स्टेप वाइज इंडिया को पहुंचा रहे हैं। शायद पहली को वो चीज वहाँ भी मिल रही है। हम देखिए ना, जैसे आप बोल रहे हैं कि 18 से 44 के जो एज ग्रुप है उसको अगर स्पुतनिक वी देने का सरकार का की योजना है, तो हिमाचल सरकार ने फिर सीरम को किस चीज का ऑर्डर दिया? हाँ, ये अब ये देखना पड़ेगा। अब एक बात इसमें यह भी है कि एक प्रदेश में आप 2-3 तरह की वैक्सीन तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन फिर तो मतलब है कि एक हेल्थ सेंटर में आपको 3-3 तरह की वैक्सीन रखनी पड़ेगी, वो संभव नहीं है।
या आपको फिर हेल्थ सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर अलग बनाना पड़ेगा अलग बनाना उनके लिए, पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे या अलग फिर बैठे- आपको स्टेट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि उस स्टेट में स्पुतनिक जाएगी, उसमें कोवैक्सीन जाएगी, उसमें कोविशील्ड जाएगी। नहीं, उसमें एक मुझे लग रहा है एक टेक्निकल हिच है। बहुत से लोगों को जो 45 प्लस हैं उनको या तो कोविशील्ड लग चुकी है या कोवैक्सीन लगी। हाँ, अब उनको हिमाचल में तो दूसरी- कोविशील्ड हाँ, भी मेरे तो ख्याल लगी है। 18 से इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद स्पुतनिक वी लगे। अच्छा, स्पुतनिक वी का एक बड़ा अच्छी चीज़ जो है, अगर वो लगती है और हाँ। भगवान करे वो इतनी जल्दी मिल जाए, हमारे युवा भी उससे वैक्सीनेट हो पाए। हाँ, इंडियन उसका जो वैक्सीन हाँ, से उसकी जो बहुत सक्सेस रेट effective है, है। उसकी जो सक्सेस रेट है वो 91.6% है। जी, 91.6। हमारी जो है वो एक 70% है और एक और एक 80 71% है। जो अभी तक 80 के आसपास बता रहे हैं उसको। 79% है और 80% है ना जी। तो 20% का एरर, 20-21% का वहाँ पे जो एरर रेशियो है वो 7-1% के पास है, 7-8% के पास। तो अगर वो लगती है, उसके बाद फिर एक और भी बात कही जा रही है कि 5 कंपनियां ये जैसे डॉक्टर रेड्डीज लैब को ये मिला है तो इंडिया में बनाएंगे अगली तिमाही में। या चाहिए वहाँ भी 2 फिगर है कि अगली तिमाही में या क्या बोलते हैं आपके 1 साल में, तो उसमें भी एक फिगर आ रहा है सामने कि 85 करोड़ डोजेस बननी है। अब वो भगवान करे तिमाही की ही बात हो, क्योंकि 6 कंपनियां बनाएंगी उसको मिलकर। तो ये एक चर्चा, हम इसको यहाँ पे इस मसले अगले सवाल पे चले। हम इससे पहले हमारे साथ ऊना से हमारे ब्यूरो चीफ हैं जितेंद्र कंवर जी। जितेंद्र कंवर से हम पूछ लेते हैं कि क्या है। जितेंद्र कंवर, क्या स्थिति है ऊना में वैक्सीनेशन की? अनिल जी, जिला ऊना में वैक्सीनेशन की अभियान की बात करें तो ऊना जिला में अभी तक कुल 1,37,177 लोगों को वैक्सीन की डोजेज लग चुकी हैं। अगर हम 45 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के जो टारगेट ग्रुप है 1,90,000 के करीब 1,90,000 के करीब लोगों को ये वैक्सीन लगनी है। अभी तक 65% लोगों को जिला में अभी वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव हुआ है। इसमें अगर हम 60 साल से अधिक आयु के लोगों की बात करें तो 55,497 लोगों को अभी तक पहली डोज लग चुकी है, जबकि 9,453 लोगों को 60 साल से अधिक आयु के लोगों को दोनों डोजेस लग चुकी हैं। अगर हम बात करें 45 साल से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों की तो 56,608 लोगों को पहली डोज लग चुकी है और वहीं 1,262 लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। इसी के साथ हेल्थ केयर वर्कर्स ऊना जिला में 4862 हेल्थ केयर वर्कर्स टोटल हैं, जिनमें 4,069 लोगों को दूसरी डोज, दोनों डोज लग चुकी हैं, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स में 2738 लोग चिन्हित किए गए थे। इनमें से 2648 लोगों को दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्कों को वैक्सीन की लगने की घोषणा की थी, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में और ऊना जिला में विशेषकर अभी ये निकट भविष्य में अभी ये नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी इसके लिए वैक्सीन की आपूर्ति नहीं है। और अभी जो कोविन इनकी साइट है उस पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन तो जरूर 18 वर्ष से ऊपर की शुरू हो गई है, लेकिन शेड्यूलिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इस बाबत हमारी आज ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊना से बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि जैसे ही वैक्सीन इस वर्ग के लिए उपलब्ध हो जाएगी हम इसके बारे में आम जनता को सूचित करेंगे। जिला में कोरोना की स्थिति जो है वो उसकी स्थिति खराब है और कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो अभी तक 6529 लोग जो हैं वो ऊना में कुल संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इनमें रिकवरी भी काफ़ी लोगों की हुई है। 5309 लोग अभी तक जिला ऊना में रिकवर हुए हैं, लेकिन 1114 अभी भी जिला ऊना में एक्टिव केसेस हैं। ऊना में अगर हम कोरोना से मौतों का आंकड़ा को देखें तो वो भी अब डरावना होने लगा है। 105 डेथ्स ऊना जैसे छोटे जिला में अभी तक हो चुकी हैं। जी जी जी। और ऊना में देखिए वैक्सीनेशन प्रॉपर चली हुई है, थोड़ा सा वहाँ पे संक्रमण का थोड़ा ज़्यादा खतरा है, प्रवेश द्वार है और वहाँ पे प्रशासन भी बहुत जल्दी जैसे 20 लोगों को ही है ना जी विवाह में अनुमति और ये देना सारा कुछ, तो उस तरह से चला हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया जानकारी दी इन्होंने जितेंद्र कंवर ने। इसके बाद अगर हम चलें, देखिए प्रदेश पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आर्थिक संकट किस तरह से, क्योंकि जो हमारा मेन जो हमारे रिसोर्सेज हैं जैसे टूरिज्म है,
है ना जी, वो उस पे बहुत बड़ा है। है। बिजली का सेक्टर वो चला हुआ है, लेकिन पानी का या वो किसी भी वजह से, चलिए वो कोरोना से नहीं जुड़ता है, आर्थिक संकट है, बहुत सारे खर्चे करने पड़ रहे हैं सरकार को, बहुत अस्पतालों पे खर्चा हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल ले रहे हैं उन पे बहुत, मतलब खर्चा ह्यूज अमाउंट में किया जा रहा है। अब 18 से 44 साल तक के जो युवा हैं उनके लिए जो दवाई खरीदनी है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी सरकार को, अपने एक्सचेकर में से देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम ये देखें कि इससे ये क्या संभव हो पाएगा? सरकार इतनी जल्दी पैसा निकालने की स्थिति में है? देखिए, ये तो यहाँ केंद्र सरकार ने गेम की है। सर, केंद्र सरकार हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ नया करके राज्य सरकारों को एक तरह से तंग कर रही है। अच्छा, आप ये देखिए कि जब वैक्सीनेशन की घोषणा होने लगी थी, तब जहाँ जहाँ चुनाव थे, जहाँ वहाँ जाके तो ये घोषणाएं होती रही कि सबको मुफ्त वैक्सीन लगेगी। बिहार से शुरुआत हुई थी। बिहार से शुरू हुआ, पश्चिम बंगाल तक पहुंचा। अब ये दिन प्रतिदिन पैंतरे बदल रहे हैं। अब ये राज्यों के पाले में बॉल डाल दें कि आप बोलिए। 18 से 44 का जो वर्ग है उसको राज्य सरकारें खुद लगाएं। जबकि आपने ये देखा होगा, जब इस साल का बजट आया था, इस वित्त वर्ष का, तो केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ रुपया जो था वो शुद्ध वैक्सीनेशन के लिए ही रखा था। सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए, सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए बहुत बड़ा फिगर है। 35,000 करोड़ रुपए आपने वैक्सीनेशन के लिए रखा था। तो अब राज्य सरकारों को किस तरह से बोझ डलवाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कि सिर्फ एक उद्देश्य यह है कि राज्य सरकारें अपने रिसोर्सेज वहाँ लगाएं और केंद्र सरकार जो अपने वहाँ से बचते हैं उनका उपयोग अपनी मर्जी से कहीं भी करें। आम आदमी में इस बात की चर्चा है। देखिए, ये जो 35,000 करोड़ है इसको लेके भी चर्चा है। लोग बोल रहे हैं कि ये वैसा ही 35,000 करोड़ है जैसा कि 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था पिछली बार। पैकेज बटा था, मिला किसी को नहीं, भगवान जानता है कि वो पैसा कहाँ गया, है ना, जिसपे सवाल उठते रहे, अभी तक भी उठ रहे हैं। 35,000 करोड़ पे भी लोगों की बात आ रही है कि अभी शायद सीरम इंस्टीट्यूट को 3,000 करोड़ मिले हैं और भारत बायोटेक को 1,500 करोड़ मिले। अब अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने लगेंगे, मान लीजिए पैसा माकूल है अभी तक के लिए, तो उसको फैसिलिटी को अपग्रेड करते करते वक्त तो चाहिए ना। वक्त की कमी है। वैक्सीनेशन प्रोसेस में केंद्र सरकार हाफी है। आप ये देखिए कि जब मिड जनवरी में 16 जनवरी के आसपास जब आपने वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू की थी, उसके बाद मिड मार्च तक लगभग आपने 5.5 करोड़ भारतीय नागरिक जो थे उनकी वैक्सीनेशन की थी, जबकि 6 करोड़ आप उसको एक्सपोर्ट कर चुके थे। देखिए अपने शुरुआती दौर था वो वैक्सीनेशन का, और आप 6 करोड़ डोजेज जो है विदेशों में बांट रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको विश्व नेता बनना है, विश्व में को अपनी छवि चमकानी है। आज देखिए, भारत में चाहे अपने नेता के लिए एक अच्छा माहौल भी हो, लेकिन आज अच्छा माहौल कैसे हो सकता है जब आप आम आदमी के दुख दर्द में उसके साथ नहीं है। आपने उसको अब मास्क पे छोड़ के रख दिया है कि आप एक मास्क लाइए, जो भी लगाए तो घर में मास्क लगाने की इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में तो आप 3-3 मास्क लगाएंगे। सही बात है। ये तो कोई स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं हुई ना। ये भी बोला जाता है कि मास्क अब प्रभावी नहीं है। बिल्कुल। देखिए, आज मैं जो कर रहा था, आज विश्व मीडिया ने भी हम भारत के नेतृत्व की आलोचना की। बिल्कुल, कि जब हमारे पास वो नहीं, अगर हमने उसी टाइम बजाय एक चीज मैं आपको एक चीज जोड़ता हूँ। एक कहावत है कि स्वयं नियम ना माने तो सब नाश हुआ ये जाने। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि जब नियम बनाने वाले नियम नहीं मान रहे हैं। आप देखिए, अमित शाह के हर तीसरे दिन फोटो वीडियोस वायरल होते हैं जहां वो मास्क नहीं लगाते हैं। मतलब सारे उनके साथ जितने भी लोग चले होते हैं वो मास्क लगा के बैठे होते हैं या मास्क लगा के होते हैं। अपने गृह मंत्री महोदय मास्क नहीं लगा रहे होते हैं। आप देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप देशवासियों को क्या संदेश दे रहे हैं? सही बात है, ठीक बोल रहे हैं आप। और दूसरी तरफ आप चालान कर रहे हैं, शादियों में मारकुटाई कर रहे हैं। हाँ, वो डीएम का एक वो है, उस पे भी दो पक्ष हैं। दो पक्ष हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि नियम नहीं मान रहे लोग, पर कुछ ये भी है कि दूल्हे को भी नियम तो फिर बहुत से आपके जो करता धरता वो भी नहीं मान रहे हैं। मजिस्ट्रेट अगर मान लो, बिल्कुल। अब उस पर एक बहस का विषय वो ऑलरेडी वो है, शायद कार्रवाई भी उस स्थिति पे हो रही है। अच्छा, यहाँ पे हम अपने हमीरपुर के ब्यूरो चीफ नीलकांत भारद्वाज से बात करना चाहेंगे। हमीरपुर जिला सबसे छोटा जिला है वैसे आकार में, जनसंख्या काफी, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी है, बहुत सारे मामले आ रहे हैं। तो हम नीलकांत भारद्वाज से जान लेते हैं। नीलकांत भारद्वाज, आप कैसी स्थिति है हमीरपुर में वैक्सीनेशन की आज दिन तक? देखिए अग्निहोत्री जी, जहां तक हमीरपुर में कोविड-19 की बात है
तो अगर मैं यहाँ पे मरीजों की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो कोरोना पॉजिटिव जो अब तक जो मरीजों का आंकड़ा है, कुल आंकड़ा जो है वो 6119 हुआ है। और अगर मैं एक्टिव केसेस की बात करूँ इनमें, तो जो एक्टिव केसेस हैं वो 1434 यानी कि 1434 के मामले एक्टिव चल रहे हैं। ये पिछले कल का हमारे पास का आंकड़ा है। तो जी हाँ, वैक्सीनेशन की बात अगर मैं करूँ तो अब तक जो हमीरपुर जिला जो है यहाँ पे जो है वो 1,52,612 लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन की फर्स्ट और सेकंड डोज लग चुकी है, यानी कि दोनों। अगर मैं बात करूं फर्स्ट डोज की और सेकंड डोज की, तो सबसे पहले अगर बात करें अगर हम लोग तो हेल्थ केयर वर्कर थे, जिसमें जो डॉक्टर नर्सेज वगैरह थे, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनमें जो फर्स्ट डोज का जो आंकड़ा है वो 5,996 है, जबकि सेकंड डोज का जो आंकड़ा है वो 4,393 है। इसी तरह अगर जो फ्रंट लाइन वर्कर रहे हैं, जैसे पुलिसकर्मी हैं या और जो भी जिन्होंने सेवाएं दी हैं, उनकी बात करूं तो इनमें जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनमें जो अगर फर्स्ट डोज की बात करूं तो 2,802 लोगों को जो है अब अभी तक जो है वो फर्स्ट डोज लग चुकी है वैक्सीन की। और अगर सेकंड डोज की बात करूं तो इसका जो आंकड़ा है वो 2,040 है। अब बात करते हैं हम 45 आयु वर्ग से लेकर 59 तक की, यानी कि जो 45 और 60 के बीच में जो लोग हैं मैं उनकी बात करूं फर्स्ट और सेकंड डोज की, तो उसमें जो है वो फर्स्ट डोज जो है अभी तक जो है वो 64,073 लोगों को फर्स्ट डोज जो है इसकी वैक्सीन की लग चुकी है, जबकि 452 को मात्र जो है वो सेकंड डोज अभी तक लगी है। ये मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग का। अब बात करते हैं 60 प्लस की, तो जी हाँ 60 से ऊपर के जो हैं उनमें अगर मैं बात करूँ प्रथम डोज की, पहली डोज की, तो इसमें जो हमारे पास आंकड़ा है वो है 65,374 का। और अगर मैं सेकंड डोज की बात करूं तो सेकंड डोज में जो है वो 7,482 लोगों को जो है वो 60 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको जो है वो ये जो वैक्सीन की डोज जो है लग चुकी है। और जो कुल आंकड़ा है हमारे पास वो 1,52,612 है। जी नीलकांत, बढ़िया जानकारी आपकी तरफ से। देखिए जी, जनसंख्या के लिहाज से ठीक है, हाँ, 1 लाख प्लस लोगों की वैक्सीनेशन हो गया, 4, 4.5 या 5 लाख के करीब जनसंख्या है, कुछ बाहर भी हैं यहाँ से लोग। तो देखिए अभी तक तो ठीक चला हुआ है, केंद्र सरकार की तरफ से लग रहा है जरूर, प्रदेश सरकार की भूमिका अभी तक हमें ऐसा नहीं है कि उस पर उंगली उठाई जा सके। वो हर तरफ, हाँ, चाहे ऐसे बोले कि मुख्यमंत्री के बयान के हिसाब से कि जी बदल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बदलने के बजाय पर जब कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, जो जरूरी कर रहे हैं। और जब ये आपका आपदा प्रबंधन कानून सारे देश में लगा हुआ है, तो कानून तो 2-2 मिनट में, दिशा निर्देश तो 2-2 मिनट में आपको वही फॉलो करने पड़ेंगे जो वहां से आ रहे हैं। आपने ऑक्सीजन वाला मामला 2 दिन पहले देखा है, पहले हिमाचल दे रहा था, लेकिन बोला कि नहीं जी आप डायरेक्ट मत नहीं दे सकते। मतलब प्रदेश सरकार के मसले पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से अभी मामला चैनलाइज प्रॉपर हो रहा है अभी के समय में। तो और दूसरी एक और बात है कि प्रदेश, जहाँ से हमने बात एक बार बीच में छोड़ दी, इस पर हल्का सा मैं एक बार और रोशनी डाल दूं कि केंद्र ने जो किया है राज्यों के साथ, अब राज्य अगर नहीं करते हैं, मान लीजिए केंद्र अगर राज्य बोलते हैं कि हम स्थिति में नहीं है कि हम 18 से 44 साल को लगा दें, नहीं है स्थिति में। आप एक चीज देखिए, पंजाब, अपना राजस्थान, जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन सबों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम पहले ही से युवा वर्ग की वैक्सीनेशन नहीं कर सकते हैं अपने पैसों से, प्राइवेट साधन है ना वैक्सीनेशन है। वो स्टेट तो पहले ही भी चीख चला रहे थे कि हमें वैक्सीन जितना कोटा है उतना नहीं मिल रही। तो मतलब भाजपा शासित राज्यों को जो भाजपा शासित राज्य वो नहीं बोल रहे हैं, अब उनके पीछे क्या दबाव है वो भी आप समझ सकते हैं। पर मुझे लग रहा है कि क्राइसिस एज ए होल है। हाँ, और इसमें देखिए हर प्रदेश सरकार को एक ये भी चुनौती रहेगी, अगर वो नहीं करते हैं, मना करते हैं, तो एक बड़े वर्ग का, जो उनके प्रदेश के समाज का एक बड़ा वर्ग है, आप उसको नाराज कर लेते हैं, क्योंकि उनको फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने पैसों से वैक्सीनेशन करवानी होगी। अच्छा, वहाँ रेट क्या होते हैं, है ना, हमें सभी पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, खासकर आजकल ऐसा जो है बहुत से, हम सब हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत कहीं, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, धंधा पैसा बनाने पे जोर है। तो भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो। और जो हालांकि कुछ है, तालाब में कुछ ही मछलियां गंदी होती हैं, लेकिन फिर तालाब पे ही उंगली उठने लग पड़ती है, तो इस पे वो होता है। अच्छा, अब सरकार, आपको क्या लग रहा है अवस्थी जी, हिमाचल सरकार क्या कर सकती है ऐसी स्थिति में? हिमाचल सरकार को पहली बात तो है कि हिमाचल सरकार तो आर्थिक क्राइसिस में बहुत लंबे समय से ही है। हर महीने दूसरे महीने में इनको वैसे भी केंद्र सरकार से या वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ता है। तो इसके लिए भी इनको नेचुरली अब उसी तरह के संसाधन जुटाने पड़ेंगे, या केंद्र सरकार के पास फिर गुजारिश करनी पड़ेगी। ले देकर आम आदमी के सिर पे ही कर्ज खड़ा होने जा रहा है, क्योंकि इसका भुगतान जो है उसको विकास रुकने के रूप में चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप लास्ट ईयर का हिसाब देखिए कि जिन सड़कों की टायरिंग ड्यू थी उनकी टायरिंग नहीं हो पाई।
पा रही है। तो डायरिंग जबकि साल में 2 सीजन होते हैं, एक अभी अप्रैल मई और मिड जून तक होता है, दूसरा अक्टूबर नवंबर तक होता है, वही वो सूखे तो महीने। वो पिछले साल भी वैसे निकल गए थे। तो अगर यही हालात रहे, तो अगर इसी तरह के आर्थिक दबाव रहे, तो वो फिर जाएंगे, हाँ, लोगों मामले की सुलझ भी जाएंगे, अंततः लोगों की सुख सुविधाएं ही छूटेंगी। हाँ, मतलब ये कैंची उन पे ही चलेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं दे रहे हैं, सरकार चुका रही है, प्रदेश सरकार, लेकिन वो भी प्रदेश सरकार के संसाधन सीमित है, हमारा ही पैसा जा रहा है इस पे। अच्छा, आम जनता इसमें क्या सहयोग कर सकती है जो आने वाला समय है? देखिए, वैक्सीनेशन में टाइम मुझे लग रहा है कि अब समय आम जनता का ही है, ना प्रदेश बल्कि सारे देश में। सरकारें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करने वाली हैं, सरकारों के सिर्फ बयान मात्र आपको मिल जाएंगे, शाम को दिशा निर्देश मिल जाएंगे। आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ेगी, उनको ये देखना पड़ेगा कि हम भीड़ में नहीं जाएं, अपने स्वास्थ्य को किस तरह से आप सुरक्षित रखें वो देखें। आप सरकार पे निर्भर रह के अपना स्वास्थ्य नहीं संभाल पाएंगे। हाँ, सरकार आपको हर कहीं नहीं बचा सकती है, आपको खुद और कम से कम इन हालात में तो आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा खुद ही अपने परिवार की खुद रखनी। अब भी हालत ये है कि जो टेस्ट हो रहे हैं 4-4 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है उन टेस्ट की, और 3 से 4 दिन बाद रिपोर्ट आने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति पॉजिटिव है और 3 दिन तक वो भ्रम में है और परिवार के साथ रह रहा है, किसी भीड़ में जा रहा है, तो वो कितनी दिक्कतें पेश हो रही है, शादियों त्योहारों का। और अगली बात, जब भी उसको ये भी डिक्लेयर कर दिया जा रहा है कि आप पॉजिटिव है, तो उसको जो किट है दवाइयों की वो समय पर उपलब्ध नहीं हो रही है। लूप होल बहुत है। अच्छा, इसके साथ ये जनता की, अच्छा इसके साथ ही एक और जिम्मेदारी है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तैयार हो गए हैं, हम देखते हैं हमारे आसपास भी हर कहीं। तो सरकार के या अधिकृत जो सोर्स हैं, हमारे अधिकृत जो स्रोत हैं, वहाँ की जानकारी जो है उसी को हम सही माने। जैसे कई जगह है ये दवाई खा लीजिए, ये मत खाइए, बिल्कुल इस कोविड पीरियड में सोशल मीडिया ने खैर तूफान तो बहुत खड़ा किया है। सोशल मीडिया ने मानवता की मदद या सेवा तो कम की है, उल्टे चुनौतियां पेश की हैं। पिछले एक लंबे समय से आप देख रहे हैं कि शोर मचा हुआ है कि लॉकडाउन होने वाला, लॉकडाउन, जबकि आपको ये पता है कि जब 370 हटी थी तब किसी को पता नहीं लगा था कि कब हट रही है, या उससे पहले नोटबंदी हुई तो रात को आपको 8 बजे पता लगा। तो ये कैसे पता लग गया देश भर को कि जी 2 तारीख या फलानी तारीख से लॉकडाउन हो रहा है? क्योंकि सरकार पहले, प्रधानमंत्री पहले सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है, खासकर ऐसे समय। बिल्कुल, इस आपदा के समय में बिल्कुल बहुत ज्यादा जिम्मेदारी निभानी। अगर मान लीजिए कोई लापरवाही करके ऐसा सोशल मीडिया पे करता भी है, तो हमारे एंड पे जो हम उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको बिना अधिकृत सोर्स से अगर वो नहीं है, बिल्कुल ना माने, बिल्कुल फॉरवर्ड ना करें, कोई कमेंट नहीं। और देखिए, डॉक्टर्स की तरफ से भी अलग अलग चीजें आ रही हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन पे बात चली हुई थी, अब बोल रहे हैं कि जिसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको दवा तो बिना डॉक्टर के सलाह के आपको लेनी ही नहीं लेनी है। कोई अपनी ही पर्ची दिखा दे कि जी मुझे ये डॉक्टर ने दी थी, आप ये दवाई खा लीजिए, ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर से कंसल्ट करें। जनता के एंड पे मुझे लग रहा है ये होना चाहिए, है ना। अच्छा, कार्यक्रम के अंत में मेरा अगर आपसे एक प्रश्न होगा अंतिम, कि किन परिस्थितियों के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए पॉजिटिवली, है ना। ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि हम बेचारे हैं इसलिए, हमें पॉजिटिवली चलते हुए कैसे रहना है। देखिए, आपको क्या लग रहा है? पहली बात तो है कि हमें कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका अनुकरण करना है। उसके लिए अब तक जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनका अनुकरण करना है। सरकार हर तीसरे दिन नई गाइडलाइन जारी कर रही है कि आप शादी समारोह इस तरह के फंक्शंस मत करिए, करने हैं तो सीमित लोगों के साथ करिए, धामों का आयोजन कैंसिल हुई है, बिल्कुल धाम पॉजिटिवली लिया जाना चाहिए, उसको बहुत सकारात्मक, क्योंकि हम लोगों के लिए, बिल्कुल वो आम पब्लिक के लिए है, आम जनता के लिए है। पहली बात हो कि उनका अनुकरण करना चाहिए सरकार के दिशा निर्देशों का। दूसरा, सरकार पे विश्वास करना चाहिए, अपने आसपास स्वास्थ्य और प्रशासन पे विश्वास करना चाहिए, उनके दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। सबसे बड़ा काम तो आम जनता को यही है। अगर आम जनता ऐसा कुछ कर लेती है, अनावश्यक पैनिक नहीं क्रिएट करती है, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। मान लीजिए इंजेक्शन लगने, आपको वैक्सीन लगने में थोड़ी देरी हो रही है, तो उसको आराम से समझ के चलिए। बेहतर तो ये है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करिए वैक्सीनेशन के लिए। अगर मान लीजिए किसी दिन आपको सेंटर में नहीं भी मिलता है जाके, तो ये समझिए कि शायद वैक्सीन वहां चली गई जहां हमसे भी ज्यादा जरूरत होगी। तो हमें पॉजिटिव रहने की शायद है ना, मानवता को, हमें एक मानव बनना है सही अर्थों में, और हमें मानवता की सेवा करनी है। इसमें मैं, मेरा या हमारा की बात नहीं है, सबकी बात होनी चाहिए। अभी आपके पास यूपी का एक रेफरेंस आया था, जब कोई एक बुजुर्ग जो थे 70 साल के, उन्होंने युवा के लिए अपना बेड छोड़ दिया था, और उन बुजुर्ग 40 साल के तीसरे दिन घर में डेथ हो गई थी। तो हमें ऐसे एग्जांपल जो है वो भी, इससे लगता है कि मानवता जिंदा है अभी भी, है ना। दुनिया टिकी हुई है, अच्छाई बहुत ज्यादा है, बुराई बहुत कम है। अवस्थी जी, इसी के साथ हम चर्चा को विराम देंगे, लेकिन
दर्शकों से विदा लेने से पहले, जैसे कि हम किसी कवि की पंक्तियों के साथ जो उस मसले पे जुड़ती हैं, हालात पे जुड़ती हैं, उस दिन के हालात पे, जी। उसमें तो देखिए आज जो हम ले रहे हैं वो हिमाचल के बड़े प्रख्यात एक व्यक्तित्व रहे हैं साहित्य में, डॉक्टर पीयूष गुलेरी जी। उनका पहला काव्य संग्रह था गूंगा हृदय बहरी पीर, जी जी। ये 1989 में आया था शायद। तो उसमें एक कविता है, उसका नाम है अंधी गलियां। उसको पूरा तो नहीं, लंबी कविता है, हम उसके थोड़ा सा अंश अपने दर्शकों के लिए ले जाते हैं। देखिए दर्शक इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, ये कैसे जुड़ता है। कवि हृदय जो होता है वो परिस्थितियों को कैसे बयां करता है बहुत कम शब्दों में, जैसे बोलते हैं तस्वीर जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो डॉक्टर पीयूष गुलेरी की इस अंधी गलियां कविता के साथ, इसके अंश के साथ हम कार्यक्रम में विदा लेंगे दर्शकों के। तो हम देखते हैं जी, अंधी गलियां शीर्षक से जो ये हमारी कविता है दर्शकों के लिए। आओ हम तुम सभी मिलकर विचारें, आओ हम तुम सभी मिलकर विचारें कि ये अंधी गलियां कहाँ खत्म होती हैं। प्रत्येक युग और काल में तमाशबीनों का अभिनय करेंगे और मैं चीखता चिल्लाता हूँ, जोर से पुकारता हूँ कि आओ हम नग्न पद चलें, अग्नि में जलें, मृत्यु हित मचलें, मिलकर विचारें कि ये अंधी गलियां कहाँ खत्म होती हैं, और यह खोज करें कि क्या कौरव मर गए और पांडव जीते हैं। तो कविवर पीयूष गुलेरी की ये रचना, मतलब हमें वही तलाश है, हम उन्हीं अंधी गलियों में अभी भटक रहे हैं, लेकिन उम्मीद का सूरज चमकाए रखिए, हम इन गलियों से बाहर आने वाले हैं। इसके साथ ही सभी दर्शकों का हम धन्यवाद कहें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उससे पहले कोविड से बचिए, फैल रहा है, मास्क लगाइए, बार बार हाथ धोएं, हाथों में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जब भी बाहर जाते हैं, आप कहीं हाथ छूता है आपका, घर में आने से पहले भी सैनिटाइज़र लगाइए और हाथों को धोइए। हाथ मुंह अपने चेहरे से ना लगाएं। खबरों के लिए दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप से जुड़े रहिए, ये हमारी हमेशा आपसे प्रार्थना रहती है। आपके लिए ही ये सारे प्रयास हम कर रहे हैं। इसमें हमारा दिव्य हिमाचल टीवी है, दिव्य हिमाचल समाचार पत्र है और दिव्य हिमाचल हमारी वेबसाइट है, www.divyahimachal.com। आप सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम में आज जुड़े रहे हमेशा की तरह, इसके लिए आप सबका आभार। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, नमस्कार।